सभी को नमस्कार। विशेष तौर पर हम लोग आज यहाँ पर जो सब उपस्थित है, हमारा जो आर्काइवल हेरिटेज है, उस आर्काइवल हेरिटेज को समझने के लिए और इस आर्काइवल हेरिटेज का हम लोग कैसे प्रॉपरली लिस्टिंग, कैटलॉगिंग, उसका डिजिटाइजेशन और पोस्ट डिजिटाइजेशन वर्क जो भी होते हैं, उनको समझने के लिए हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। अगर बीच में किसी को कुछ प्रश्न हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद में फिर जो है एक एक स्टेप्स को कौन किस तरह से समझाएंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। शुरुआत में हमारा जो ये आर्काइव्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है, इसमें हम पहले एक भारत जेन नाम का एक प्रोजेक्ट है, सभी लोग उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत जेन जो है भारत का सबसे बड़ा इस तरह का एक प्रयास जो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो ज्ञान भारतम मिशन के जैसा ही है, बट इसे केवल सिर्फ डिजिटाइजेशन करके रुकना नहीं है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटाबेस तक ले जाना है। तो इसमें हेरिटेज फाउंडेशन नॉलेज पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। आर्काइव्स हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को जब समझने का प्रयास करते हैं, मात्र फाइलों को या किताबों को एक के ऊपर एक रखना इसका मतलब नहीं है। प्रॉपर रूप से इस तरह से सेग्रीगेट करके उसको नंबरिंग करके उसका प्रॉपर जो है यानी एक्सेस पब्लिक को मिल सके, इस तरह से बनाना, ये आर्काइव्स का उद्देश्य होता है। अब बारी आ गई है डिजिटल आर्काइव्स की दुनिया की। अब इस डिजिटल आर्काइव्स की दुनिया में हम लोग जो भी डिजिटाइज करते हैं, वो डिजिटल मटेरियल जब आप चाहेंगे उस समय में, उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में रिसर्चर्स को या जो भी स्कॉलर्स है उनको मिलना चाहिए। ये उसके पीछे का उद्देश्य है। हजारों लाखों करोड़ों पेजेस हमारे पास अवेलेबल है, ग्रंथ अवेलेबल है, बट मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे कहीं लंदन में जाकर के ब्रिटिश आर्काइव्स या ब्रिटिश म्यूजियम में या कहीं अन्य देश के आर्काइव्स में जाकर के अगर कागज ढूंढने पड़े तो आने जाने में और वहां रहने में जितना समय और पैसा खर्च होगा, उतना ही अगर मैं ऑनलाइन में पे करूं तो क्या मुझे वो डिजिटल रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सेवाएं देना आज के आर्काइव्स का मुख्य उद्देश्य है। कई सारे टर्म्स उसमें यूज किए जाते हैं और उसका इतिहास भी काफी लंबा है। अभी डेवलपमेंट ऑफ आर्काइव्स की बात करते हैं तो एंसेंट से लेकर के पोस्ट मॉडर्न इरा तक ये कैसे डेवलप हुआ, उसको मैंने यहाँ पर एक चार्ट के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद में आज की तारीख में आपके पास आपका कोई घर का पर्सनल कलेक्शन हो या बिजनेस कलेक्शन आर्काइव्स हो, का डॉक्यूमेंट्स हजारों फाइलें हैं। सबसे विशेष बात मैं सभी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे गांव में हमारे आसपास कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं जिनका अपना बहुत सारा अच्छा कलेक्शन है, या अपने पास में जैसे नगर परिषद कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, कलेक्टर ऑफिस है, या जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बड़े बड़े इस तरह के हमारे कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद, इनके जो रिकॉर्ड्स है, हमारे जो स्टेट बैंक, नेशनल बैंक या अन्य भी जो बड़े आर्काइव्स है, ऐसे आर्काइव्स का जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपर रूप से डिजिटाइज करना, सेवाएं प्रोवाइड करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा उन लोगों के पास जाकर के वो सारा जो भी रिकॉर्ड है उसका जांच करना, उसको डेप्थली एनालिसिस करना, और उसके बाद में उसको जो है अगर उसी जगह पर कुछ नहीं किया जा सकता है तो उसको आप जो है उन बॉक्सेस को आप अपनी संस्था में लेके आइए जहां पर आप बैठकर ये सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ ला करके आप उसको जो है उस फाइलों को, उन आर्काइवल रिकॉर्ड्स को जो है रजिस्टर कीजिएगा। अब ये रजिस्टर करना क्या होता है, टू थिंग्स आर देयर। एक तो आप सॉफ्टवेयर में उसको आप प्रॉपर रूप से यानी डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, या तो किसी ऐप के द्वारा या किसी अन्य यानी गवर्नमेंट का जो भी वेबसाइट है उनके जो नॉर्म्स उन्होंने दिए हुए वहां पर, उसके ऊपर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। एनएमएम में अगर रजिस्टर करना हो तो उसकी एक अलग प्रोसीजर है। उसके बाद में ये सारा जो भी डाटा स्टोर किया हुआ है उसको प्रॉपर रूप से कैटलॉग करके उसको हाईली सिक्योर करना, ये बड़ी जरूरी है, दोनों रूप से, यानी डिजिटल भी फिजिकल भी। और लास्ट में जो है कॉन्फिडेंशियल। अब बहुत बार ऐसा होता है लोग डिजिटाइज तो करते हैं और इस तरह से उसको रखते हैं कि उसको कोई भी हैक कर ले जाता है। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा अभी तक जो भी डाटा किसी के यहाँ डिजिटाइज किया गया है उनका लिस्ट तक हमने हमारे वेबसाइट में नहीं अवेलेबल करवाया। मैं क्षमा चाहता हूँ ये बोलता हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्कॉलर अगर हमसे अप्रोच करके अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूछता है तब हम उनको उसके बारे में बता सकते हैं, बट हम अपनी तरफ से किसी के बारे में इस तरह से डिस्क्लोज करना, इट्स नॉट आवर राइट्स।
इट्स दैट इंस्टीट्यूशन राइट। ये उनका उनका अधिकार है, कॉपीराइट हो या जो भी आप कहें, ये उनका अधिकार है, क्योंकि सालों से उन्होंने उसको संभाला हुआ है। अगर वो चाहे तो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, हम उसके लिए उनकी मदद कर सकते हैं। दो तरह के प्रमुख आर्काइव्स, गवर्नमेंट आर्काइव्स और प्राइवेट आर्काइव्स। गवर्नमेंट आर्काइव्स में भी सोर्स ऑफ कलेक्शन कहाँ से है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके एग्जांपल्स के रूप में कुछ हम इस तरफ में ये देखते हैं। प्राइवेट आर्काइव्स की भी जब बात करते हैं तो उनका भी सोर्स ऑफ कलेक्शन क्या क्या होते हैं, कहाँ से किस तरह से होता है, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। इस प्राइवेट आर्काइव्स में बिजनेस आर्काइव्स भी आते हैं, इसको भी याद रखना है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपके आसपास में जो होंगी, उस इंडस्ट्रीज को भी, उन बिजनेस को भी हम इस तरह से सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस भी कंपनी से आपका कांटेक्ट होगा, आप पूछिएगा क्या आपका बिजनेस आर्काइव है, क्या आपका कंपनी आर्काइव है, इंडस्ट्रियल आर्काइव है, नहीं है तो हम ऐसी सेवाएं दे सकते हैं। अब शुरुआत आती है लिस्टिंग, कैटलॉगिंग, डिजिटाइजेशन, ओसीआर, मेटा डेटा टैगिंग, क्रिएटिंग एआई डेटाबेस। अब शुरुआत के सबसे पहले जो है वो लिस्टिंग एंड कैटलॉगिंग। सिंपल, कहीं भी जाते हैं तो पहला पूछते हैं क्या आपके पास जितने ग्रंथ है उसकी सूची अवेलेबल है। अगर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। सिंपल, पहले सीरियल नंबर है, मैन्युस्क्रिप्ट का नाम, स्क्राइबर यानी जिसने भी इसको लिखा हुआ है, हैंड रिटन बाय, किसके द्वारा इसको लिखा गया है। जैसे रचयिता कोई है, ऑथर राइटर कोई और है, शके 1212 तरे टीका केली ज्ञानेश्वर सच्चिदानंद बाबा अत्यादरे लेखकू जाहला। लेखकू जाहला ये शब्द जो है ना, वो सच्चिदानंद बाबा जो है उनके बारे में है, बट ज्ञानेश्वरी का रचयिता कौन है, संत ज्ञानेश्वर। तो ये स्क्राइबर का नाम एज अ राइट, जो स्क्राइबर लिखने वाला जो है उसका नाम। उसके बाद उसकी रचयिता कौन है। अभी एक जब हम रामानुजाचार्य की भी रामानुजाचार्य की भी कुछ ग्रंथ देखते हैं तो उनके इसमें जो है हस्ताक्षर गंगा प्रसाद जी के ऐसा शब्द आता है। तो हस्ताक्षर गंगा प्रसाद जी के, तो यहाँ गंगा प्रसाद जी का नाम आएगा और यहाँ रामानुजाचार्य जी का नाम आएगा। तो हमको ये याद रखना है। उसका काल कौन सा है। यहाँ दो बातें हैं, आप जो ओरिजिनल वहां जिक्र किया है उसी काल को, शक हो, संवत हो, उसको लिखे, ईयर जो है उसको लिखे, या तो फिर एक अगर आपका ये रखा हुआ हो कोई इस तरह से कि यूनिक पैटर्न, कि हम सभी जो है शक को ईस्वी सन में कन्वर्ट करके उसको लिखेंगे तो +78 करना होगा। संवत को ईस्वी सन करना हो तो -57 करना होगा संवत में से, तब ईस्वी सन आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जो है उसका डे या तिथि, एग्जैक्ट डेट जिसको हम कहते हैं, उसको भी लिखना है तो ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं आगे। उसके बाद में है पेजेस, कितने पेजेस का है, उसको फोलियोज ऐसा भी शब्द प्रयोग होता है, जनरली फोलियोज यूज किए जाते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लिखना चाहें, किस तरह से। अब आइडियल प्रैक्टिसेस में फोलियोज लिखा जाता है। फिर लाइंस, हर पेज पर कितना लाइंस है, उसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं, उस तरह से आपको लिखना है। ये हो गया मैन्युस्क्रिप्ट का एक जनरल बहुत सिंपल कैटलॉगिंग। मेटा डेटा की जब बात करते हैं तो इस तरह से आपको कैटलॉगिंग करते समय प्रॉपर रूप से करना होगा। ये हमारे लिए नालंदा यूनिवर्सिटी ने, हेरिटेज फाउंडेशन और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो टाइप हुआ है उसके तहत उन्होंने करके दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें अन्य भी कई सारे डिटेल्स लिखे गए हैं, डेट ऑफ मटेरियल, डेट ऑफ कॉपिंग, अल्टरनेटिव कैलेंडर्स, ये सारे चीजें उसमें, स्क्रिप्ट्स मटेरियल, उसके बाद उसका लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजों को मेंशन किया जाता है। अब जब हम एनएमएम की बात करते हैं, पहले से नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, अब इसको ज्ञान भारतम मिशन कहते हैं। उसमें इस तरह का टेक्निक यूज किया जाता है, उसमें अन्य भी कई, इसमें 40 कॉलम्स यूज किए जाते हैं। सो उसके लिए आप अगर गूगल में सिर्फ इतना डालेंगे एनएमएम मैन्युस्क्रिप्ट्स कैटलॉग, तो आईजीएनसीए के वेबसाइट में आप जाएंगे और वहां पर आपको संस्था का नाम दिखाई देगा, पीडीएफ फाइल का सिंबल दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य इसके द्वारा किया गया है। अभी आते हैं प्रिंटेड बुक्स के ऊपर। तो प्रिंटेड बुक में भी सिंपली बुक नेम, किताब का नाम, उसका राइटर जो भी है उसका नाम, उसका पब्लिकेशन का नेम, उसका ईयर, उसका प्राइस, उसका पेजेस, ये बहुत छोटा और सिंपल किया हुआ है। बट इसमें डिटेलिंग और डिटेल आप कर सकते हैं, जैसे किसी लाइब्रेरी में जाइए, वहां का कैटलॉग पूछिएगा, वो आपको दिखा देंगे। तो उसमें और भी कई सारे ज्यादा कॉलम्स होते हैं, 26 नंबर कॉलम्स तक ये बढ़ सकता है। सो आप उसमें क्या क्या ऐड करना है, उसका कंडीशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट कौन सा है, वगैरह वगैरह, एडिशन नंबर, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, काफी सारी बातें उसमें जुड़ जाएगी। अभी देखते हैं हम डिजिटाइजेशन के बारे में। अभी मैं सचिन पवार जी से विनती करता हूं कि कृपया, मैं अपने प्रेजेंटेशन को रोकता हूं और सचिन पवार जी से विनती करता हूं, डिजिटाइजेशन क्या होता है, कृपया आप थोड़ा हमारे सभी इसके लिए दिखाएं। नमस्कार जी नमस्कार।
मेरी आवाज आ रही है सबको? जी हाँ। अभी हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि डिजिटलाइजेशन कैसे करते हैं। एक सेकंड। जी। हमारे यहाँ पर एक सुजर टाइप का मशीन है, जो 24 मेगापिक्सल का मशीन है। वो उससे हम लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं पहले। एक सुजर बोल के सॉफ्टवेयर है अपने इधर। CZUR स्यूजर। या ये सबसे हल्का और सबसे कीमत में भी अफोर्डेबल और बेस्ट मशीन है डिजिटाइजेशन के लिए। जी। सबसे पहली बात बोलता हूँ, ये मशीन मशीन के लिए पावर सप्लाई क्या क्या रहता है, क्या नहीं, वो मशीन के बारे में पहले जानकारी ले लेंगे हम लोग। चलते हैं। ये मशीन के लिए पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे डीसी बोर्ड की सप्लाई है, वहाँ पे ज्वाइन करना है। उसके बाद में एक कॉर्ड आता है, वो लैपटॉप के लिए यूज होता है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर को कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन है बटन बोल के। जैसे कि हम इमेज को अगर क्लिक करना है, हाथ से भी कर सकते हैं और पैर से भी कर सकते हैं। उसका एक ऑप्शन है। उस डिवाइस का ये कनेक्टर है जो अभी हमने मशीन को जोड़ दिया है। अभी एक डिवाइस, एक कनेक्टर है जो लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे पूरा। इसका हम पावर सप्लाई ऑन कर देंगे, ऑन है। अब आगे हम सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, यस और नो। यहाँ पर यस को ऊपर क्लिक करके इंग्लिश पे ओके करना है। सभी को दिख रहा है? जी। अब यहाँ पे आता है कि मशीन का नंबर, सभी मशीन का नंबर अलग अलग होता है, जो 25 डिजिट में रहता है नंबर। जैसे हम लोग अगर समझ लीजिए मशीन और लैपटॉप सेम रहा, एक बार ज्वाइन करने के बाद कुछ दिक्कत आएगी नहीं। अगर हमने कभी भी मशीन चेंज कर दिए तो यहाँ पे आपको दोबारा नंबर डालना पड़ता है। अभी नंबर जो रहता है मशीन के नीचे रहता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एसएन नंबर दिख रहा है आपको? जी। 25 डिजिट में है नंबर। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ R9369 नंबर डालते समय अगर एक भी नंबर अब गलत हो गया तो ये सॉफ्टवेयर लेगा नहीं। वो तुरंत बता देगा आपकी मशीन का नंबर सही नहीं है बोल के। अगर समझ लीजिए मैंने अभी यहाँ पे एक तो नंबर करेक्ट डाला है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नंबर रॉन्ग डालता हूँ P, तो यहाँ पे लेगा नहीं। आप देख लीजिए एक बार, रॉन्ग नंबर बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट। और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर टिक मार्क करके अपने को नेक्स्ट करना है, ये याद रखिए। क्योंकि इसका एक शॉर्टकट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है इसके बाद में। और इंस्टॉल। ये सॉफ्टवेयर गूगल में फ्रीली अवेलेबल है। स्यूजर मशीन, स्यूजर स्कैनर, ऐसा डालने से वो आ जाता है डाउनलोड। तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
इस मशीन की कीमत मार्केट में 64,000 64,000 रुपए है, इसलिए आप आसानी से अफोर्डेबल है आपका। आज के तारीख में जो जितने मार्केट में बड़े और अलग मशीन्स है उसमें जिसका क्वालिटी बेस्ड कहेंगे और कीमत भी अफोर्डेबल है, ऐसा ये मशीन है। अब ये सॉफ्टवेयर अब उसका जो अब डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद इसकी आगे की प्रोसेस जो है वो भी इजी है। ठीक है, इसके बाद इससे पहले बोलता हूँ, अभी इसके मशीन के साथ में यहाँ पे ऊपर लाइट आता है और यहाँ पे एक नीचे कैमरा है, जो आपको यहाँ से जैसे हम नीचे, अभी मैंने यहाँ पे किताब रख दिया तो आपको ऊपर भी शो हो जाएगा किताब। इसके नीचे कैमरा मशीन के यहाँ पर, इसके साथ में दो लाइट आते हैं, एक ऊपर रहता है लाइट और एक साइड में, और इसको मैग्नेट से चिपकाया जाता है मशीन। अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है अपना। जैसे एक शॉर्टकट और सॉफ्टवेयर ओपन होता है यहाँ पर, ये देखिए। ये वो है सॉफ्टवेयर चालू। फर्स्ट स्टेज में अपने को क्या करना है, यहाँ पर स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये किताब, अपने हम जो किताब कर रहे हैं वो कौन से फोल्डर में सेव करना है क्या नहीं, उसके लिए अपने को फोल्डर सेट करना पड़ेगा। सेटिंग में जाना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेटिंग में जाने के बाद जहाँ पर आपको सेव करना है वो लोकेशन सर्च करना है और उस नाम का एक फोल्डर बनाना है अलग से। जो भी किताब कर रहे हैं उसका एक्सेस नंबर होगा, बुक नंबर होगा, वो देना है उसको। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ, ये बुक नंबर है मेरा। इसको ओपन करके सिलेक्ट करना है अपने को। जैसे हम यहाँ पे इमेज निकालेंगे, कौन सा भी इमेज, वो ऑटोमेटिक वो फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। दूसरी बात इसमें और एक है, जितने भी हम लोग अभी इमेज निकालते हैं तो उसको मोबाइल में अगर इमेज निकाले तो इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 आ जाता है। तो वैसे ही इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग कि किताब का नंबर भी दे सकते हैं। अब जो भी इमेज निकालेंगे हम, तो पहले नंबर आएगा, फिर उसके बाद में इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 आ जाएगा, और एक कंफर्म करके सेव करना है। वो जो किताब का नंबर उन्होंने डाला उस जगह पर आप किताब का नाम भी डाल सकते हैं। हाँ, टेल्स ऑफ ऑल टाइम्स ऐसा डालेंगे तो फिर उसके बाद टेल्स ऑफ ऑल टाइम्स पेज नंबर 1, 2, 3 ऐसा भी आ जाएगा, वो भी कन्वीनियंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे चुका है कि कलर में करना है, ऑटो करना है, क्या करना है क्या नहीं, जो हम लोग यूजुअली कलर में यूज करते हैं सभी। और उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जो इमेज किस में निकालना है बोल के। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटो सिलेक्ट करके। आप सिंगल पेज चाहते हैं तो एक एक पेज का भी इमेज ले सकते हैं, कभी कभी 2 पेज का भी ले सकते हैं एक साथ अगर चाहिए तो। इसको इमेज निकालने के लिए 3 ऑप्शन रहता है। एक स्पेस प्रेस कीजिए, इमेज निकल जाएगा। दूसरा है फुट का, जो पैर में रहता है, इससे खाली प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक इमेज निकल जाएगा यहाँ पे तुरंत। देखिए मैंने प्रेस किया है तो इमेज निकल गया। और प्रेस कर दो, प्रेस से तो भी इमेज आएगा साइड में। अब हमको इमेज को ओपन करके देखते हैं एक बार, ठीक है या गलत है। अगर समझ लीजिए इमेज गलत हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, वहां से हम डिलीट कर सकते हैं इमेज तुरंत। दूसरी बात, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैनुअल में ऑप्शन है 2, एक साथ 2 इमेज निकाल सकते हैं उतना ही क्रॉप करके। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 पेज मैंने ओपन किया है और यहाँ पे ऑप्शन किया है मैनुअल का। यहाँ पर मैनुअल का ऑप्शन है। और ये क्रॉप करते समय 2 क्रॉप करना है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लेफ्ट साइड में चाहिए, और जो 2 नंबर हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये राइट साइड में चाहिए। ये क्रिएट करने के लिए बस माउस का लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करके पुल करना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें पूरा पेज कवर होना चाहिए, ये पक्का याद रखिए। सिर्फ जितना टेक्स्ट है उतना ना लेते हुए थोड़ा ज्यादा बड़ा रखिएगा, ताकि अगले पन्ने पलटने पर जो है वो पूरा पेज का सभी डेटा उसके ऊपर प्रॉपर आना चाहिए, सारे इमेज यूनिक फॉर्मेट में आने चाहिए। देखिए हम यहाँ पे इमेज निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इमेज तुरंत बन जाएंगे अपने।
इसको आप जो है ग्लास रखकर भी कर सकते हैं ऐसे हाथ में, अगर आप नहीं चाहते तो नीचे प्रॉपर सपोर्ट देके फ्लैट, क्योंकि दोनों फ्लैट होना चाहिए और वर्ड्स ऐसे अनक्लियर नहीं दिखने चाहिए। इस रूप से आप उसको जो है प्रॉपरली नीचे सपोर्ट देके ग्लास रख के भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो ग्लास भी जो है प्रॉपर होना चाहिए। अभी यहाँ ये जो सेटिंग की जब बात है, शुरुआत में ही बीच वाले पेजेस खोल करके आप उसको पहले चेक करके देखें कि प्रॉपर सब मैटर उसमें कवर हो रहा है या नहीं। तो काफी सारे इमेजेस को उन्होंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, हम इमेज ओपन करके देख लीजिए, इमेज की क्वालिटी देखिए एक बार जूम करके अभी। जो डिजिटाइज किया है आप उसको भी देख सकते हैं, यानी ये किस लेवल तक होता है, पूरा 2 पेज एक साथ करते हुए भी एक एक वर्ड भी जो है वो क्लियर दिखने चाहिए, तभी जा करके ओसीआर करने में प्रॉपर रूप से सहयोग हो सकता है। अभी इसके अंदर आप दो ऑप्शन है। अभी यहाँ पे हम इसको इमेज, अभी इमेज बन गया, इसको अभी पीडीएफ बनाना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए एक बार बैक लेना पड़ेगा यहाँ से। जितने भी हम लोगों ने इमेज निकाले हैं उतने इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का ऑप्शन है राइट साइड में यहाँ पर। पूरे इमेज सिलेक्ट हो गए, देख लीजिए एक बार इमेज भी आप। और यहाँ पर आप इसको पीडीएफ बना सकते हैं। समझ लीजिए आपको इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर भी ऑप्शन है कलर चेंज करने के लिए। रीनेम कर सकते हैं, वो इसका रोटेट कर सकते हैं इसको, बाद में आप कौन से एंगल में चाहिए वो भी रोटेट कर सकते हैं पूरे इमेज को। अभी हमको पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पीडीएफ बनाते समय यहाँ पे ऑप्शन आता है मीडियम हाई लो। इसमें हाई क्वालिटी में सेव करना है अपने को। कैनराइज में क्लिक करना है और पीडीएफ। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो पूछेगा हमें कि ये कहाँ पे सेव करना है। जैसे कि हमने एक फोल्डर बनाया था पहले, वही फोल्डर के अंदर सेव करना है इसी को। अभी पूछ रहे इसको नाम क्या दे। जो किताब का नाम है, जो हमने पहले नाम दिया था, किताब का नंबर या नाम, वही डालना है अपने को। सेव। ये पीडीएफ सेव हो चुकी है, कंफर्म बोल रहा है। फिर हम चेक करेंगे एक बार इसको मिनिमाइज करके। देखिए यहाँ पर ये इमेज है और यहाँ पे पीडीएफ है। ये पीडीएफ बन चुकी है अपनी। और यहाँ पर भी जूम करके आप देख सकते हैं। जी धन्यवाद। ये सचिन जी ने हमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाया है, और किस तरह से बहुत सहज रूप से हम इसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ठीक से करनी पड़ेगी, करते हुए आप जो है इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। स्कैनिंग करते समय पेज का फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरा करना है अपने को। स्टार्टिंग से पेज लेके लास्ट तक पूरा स्कैनिंग करके बाद में उसका पीडीएफ बनाने का है। धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को बता दिया है। जिनको प्रैक्टिकली कुछ करना है, इसका वीडियो भी हम भेजेंगे, इसका और भी डिटेल वीडियो भी हम ग्रुप में भेजेंगे, तो आप उसको भी देखना है। और अभी डिजिटाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है मैं अभी हमारे टीम के सौरभ जोंदड़े जी से विनती करता हूं कि कृपया पोस्ट डिजिटाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में आप जानकारी दें। सौरभ जोंदड़े जी अवेलेबल है? सौरभ जी, हाँ, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, आप म्यूट है। हाँ जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ। तो जो डेटा है सचिन सर के बाद जो डेटा मेरे पास आता है, तो मेरा काम है ओसीआर परफॉर्म करना। पहले ओसीआर समझते कैसे काम करता है। ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये करने के लिए एआई के मॉडल्स यूज किया जाता है नॉर्मली। इसकी वजह लॉजिक ऐसा है कि कंप्यूटर आरजीबी वैल्यूज नहीं समझ पाता, सो हमें उसको ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स ब्लैक यानी कि 1, व्हाइट माने कि 0।
सो ऐसे करके वैल्यू डिराइव करना पड़ता है फोटो से, पीडीएफ टू इमेज, इमेज टू कोड्स। सो इसे करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है, डीप लर्निंग। अगर किसी को एआई का डीप में जाना है तो आई कैन शेयर द पीडीएफ, और गिटहब पे मेरे कोड पूरे अवेलेबल है पाइथन के पूरे। सो उसके बाद में जो डेटा मेरे पास आता है तो उसको आप इनपुट। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नीचे आपके लैपटॉप में शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। बीच में बटन है वीडियो के बाजू में, उसके ऊपर क्लिक करके फिर आप एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके, हाँ जी, यस, परफेक्ट। और आपकी आवाज को थोड़ा बढ़ाइए, उसमें अगर साउंड का कुछ ये रहा होगा तो उसको बढ़ाइए, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। यस, ओके, आवाज बढ़ाइए आप। अभी पिक्चर ओके है, साउंड को बस ओके, हाँ, यस, साउंड भी ओके है नाउ, साउंड साउंड ओके, ओके या सर। जी, प्लीज प्रोसीड। हाँ, सो ये है बेसिक पाइपलाइन उसकी, डॉक्यूमेंट एआई। पहले एक्सट्रैक्शन, फिर स्ट्रक्चरिंग, देन सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स यानी कि पेज स्ट्रक्चर को स्कैन करने का प्रोफाइल। सो ये पहले की टेक्नोलॉजी, इन्होंने आइडेंटिफाइड टेसरैक्ट बेस्ड। टेसरैक्ट एक मॉड्यूल है जो पाइथन में यूज होता है इमेज रिकॉग्निशन के लिए, उसमें कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए पाइथन सपोर्ट करता है। जैसे कि अपने ओल्ड जो लिटरेचर्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो लैंग्वेज उसकी अल्फाबेट आइडेंटिफाई करने के लिए मॉड्यूल सपोर्ट करता है पार्टेसरैक्ट। और ये उसका एवोल्यूशन है, पहले 85 में उतना ये नहीं था, बैनराइजेशन। और जो 25 में जो है, जो रिसेंटली फाउंडेशन ऑफिस में यूज होता है अपना, तो कंप्यूटर विजन लैंग्वेज मॉडल्स ये है। और तो उसके बाद में ये टाइप्स है ओसीआर के। तो सबसे इजी और जो मशीन फ्रेंडली है वो पार्टेसरैक्ट है, जो सेकंड वाला 5.5, जो मैंने ऑफिस के काम के लिए यूज किया था। हाँ, ये मतलब उसके स्पेक्स है। हाँ, ये बेसिक्स। सो ये जो दिख रहा है ये ऐसा बॉक्स फॉर्म करता है कैरेक्टर के अराउंड, सो रिकॉग्नाइज करने के लिए कैरेक्टर। और ये बॉक्स का जो डेटा है ये एक्सट्रैक्ट करता है बाजू में, जैसे कि पीडीएफ टू टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, या तो ये पीडीएफ इमेज को ही फाइल को ही वो आइडेंटिफाइबल पीडीएफ सर्चेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ये। सो ये बेसिक्स, टेसरैक्ट, फिर एक्सट्रैक्शन, डिसीजन पॉइंट्स, फिर पैडल ओसीआर कंस्ट्रेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सो आई विल स्किप दिस पार्ट। हाँ, ये समटाइम्स स्कैनिंग में फेल्योर भी हमने फेस किया है बहुत टाइम, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस के जो अल्फाबेट्स है वो सिमिलर होते हैं, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप्स वगैरह, और कोई कोई अलंकार। थोड़ा सा मैं वोकैबुलरी मेरी वीक है लैंग्वेज में। सो ये कवर करने के लिए डेटा चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में डेटा स्कैन करना, सो दैट मॉडल को मैं फीड कर सकता हूँ कि ये क्या डिफरेंस, माइक्रो डिफरेंस ऐसा है। तो ये लेआउट पाइपलाइन जो मैंने बुक्स कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था ये ऑफिस में, ये प्री प्रोसेसिंग यानी कि रॉ क्लीन डेटा, जो सचिन सर के बाद मेरे पास डेटा आता है वो रॉ स्कैनर। उसके बाद में लेआउट एनालिसिस, ये इमेज स्ट्रक्चर रीजन्स वगैरह। तो ये इसमें कैसे होता है, ये जो बिफोर कन्वर्जन पीडीएफ जेपीजी, जो बीच में का जो प्रोसेस है, ब्रिज जिसको बोलते हैं, मीडियम, तो यहाँ पे सब लेआउट ये चेक करता है वो, एक बाउंड्री मार्क करता है वो पेज के अराउंड। अगर कुछ लेटर बाउंड्री के बाहर है तो वो स्कैन नहीं करेगा, उसके लिए प्रॉपर बाउंड्री के अंदर चाहिए जो भी है, एक मार्जिन के अंदर पूरा। फिर रीजन एक्सट्रैक्शन, जो बाउंड्री में है वो रीजन एक्सट्रैक्ट करेगा पूरा ये, और ये एक्सपोर्ट करेगा बाद में पूरा। एक्सपोर्ट करने के लिए वो डॉट टीएक्सटी अपन जो डिफाइन करेंगे फॉर्मेट, आउटपुट क्या आना चाहिए क्या नहीं। तो एक तो डॉट जेपीजी में भी कर सकते हैं अपन, और डॉट टीएक्सटी वर्ड जो भी चाहिए, जो फिजिबल अपना डॉक्यूमेंट है वो। तो ये सबसे मेन है टेक्स्ट रिकग्निशन। इसमें मोस्टली तो मैंने ऑफिस में संस्कृत और हिंदी मराठी के ऊपर, और इंग्लिश में तो कोई जरूरत पड़ती नहीं उतना काम करने के लिए।
ये संस्कृत के ऊपर बहुत काम करना पड़ा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अपना जो स्कैनर कभी कभी हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन नहीं कर पाता, और वो मशीन नहीं लर्न कर पाते इसके लिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था ये। और फिर बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद में थोड़ा सा मैनुअल करेक्शन होता है इसके अंदर, क्योंकि कभी कभी मशीन जो आउटपुट देती है वो फेल होता है, जैसे कि ब्लैंक स्पेसेस है या तो कोई प्रिंट में कोई गड़बड़ हो गई तो स्कैन नहीं कर पाता ये। तो उसके लिए बाद में ये थोड़ा सा मैनुअल है, ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रक्चर टेक्स्ट उसके लिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल है ये। हाँ, ये सिंटैक्स, ये एक एग्जांपल है ये वैसे डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का। ये कैसे स्कैन करता है क्या नहीं, ये स्ट्रक्चर, ये डेटा पॉइंट, ऑपरेटर, सेपरेटर, ये पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है ये। कैसे प्रोग्राम इनपुट लेता है, फिर आउटपुट कैसे देता है क्या नहीं, और आइडेंटिफाई कैसे करता है लैंग्वेज ये इतना पार्ट यहाँ पे है, और उतना सेम पार्ट यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, ये इतने पार्ट का ही है। सो ये था टेक्निकल पार्ट। अगर इसमें कुछ डाउट रहा तो मे बी आई कैन हेल्प। जी, धन्यवाद सौरभ जी। आपने जितना सहजता से इसको बताया है, क्योंकि आप मास्टर है इसलिए आप काम करते हैं, और बाकी लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज समझने में शायद मुश्किल हो सकता है। बट अगर हम सब प्रयास करेंगे कि जब हम काम करते जाते हैं, यानी एक बार हमने एक काम शुरू किया, करते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेगी, सीखते रहेंगे, और फिर प्रैक्टिस के द्वारा जो है हम इसमें आगे जा सकते हैं। अभी ये डिजिटाइजेशन के बाद का जो ओसीआर का जो काम है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वही लोग इसको कर सकते हैं। आगे चल करके इसी का जो है मेटा डेटा टैगिंग होता है। सौरभ जी, आप प्रेजेंटेशन को बंद करके या प्रेजेंटेशन को शुरू रखते हुए भी आप अपना मेटा डेटा टैगिंग हम कैसे करते हैं, थोड़ा उसके बारे में कृपया बताएं। सो मेरे डेटा टैगिंग करने के लिए बुक्स का जो इन्फो होता है, डिस्क्रिप्शन, जैसे कि ऑथर नेम या उसका जर्नल, उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये सब डेटा यूज करके हमें प्रॉपर उसको क्लासिफाइड फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ता है। और एट ए टाइम रिकॉर्ड्स 10,000 किताबों से लेके 50,000 तक यू कैन ऐड इट। बट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। सो सजेशन है मेरा कि लिनक्स यूज करना चाहिए इसके लिए। लिनक्स में मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होता है, और स्पीड मिलती है लिनक्स में ये सब करने के लिए। और एनएल पे टैगिंग करने के लिए जो बुक में जो ये है, जो उसका हेडिंग टाइटल, जिसमें लिखा होता है स्पेसिफिकली कि बुक किस सब्जेक्ट पे है, तो ये भी चाहिए टैगिंग करने के लिए, एनएल पे टैगिंग करने के लिए। और इसके बाद जो है जो डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उसका फिर जीपीटी भी हम लोग बना सकते हैं। जीपीटी बनाने के लिए पूरा गाइडलाइंस वगैरह थोड़ा सा टेक्निकल हो जाना पड़ेगा उसके लिए। बट आप फाउंडेशन के वेबसाइट पे जो बॉटम राइट में जो बबल है ना, वो एक बार चेक करिएगा, रियल टाइम एक्सट्रैक्शन का। उसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश का सपोर्ट काफी हद तक है, लेकिन प्रॉब्लम वही मराठी संस्कृत आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा है इशू, क्योंकि बाद में उसके ऊपर अपडेट नहीं किया है कुछ भी, रिसेंटली कुछ काम नहीं उसके ऊपर। सो ये है एनएलपी का बेसिक्स। एक बार जब मेटा डेटा टैगिंग हो जाता है तो उसके बाद में हम इसको डेटाबेस के रूप में कैसे ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता सकें। एनएल पे टैगिंग करने के बाद हम लोगों के पास ऑप्शन होता है इसको सेव कैसे करें। एक तो एक्सेल फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, excel.csv, और जेसन फॉर्मेट जो इंटरनेट पे यूज होता है बैकएंड में, जो अपन फेसबुक लॉगिन आईडी करते हैं, जो डेटा स्टोर होता है पीछे, तो जेसन फॉर्मेट स्टोर होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मेमोरी फ्रेंडली है। एक्सेल फाइल उतना सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेल फाइल को लिमिट होती है कॉलम और रोज की। तो सीएसवी और जेसन में उतना लिमिट नहीं है, सो ऑनलाइन स्टोर करने के लिए भी आसानी हो जाती है इसके अंदर, और सर्च करना इजी हो जाता है इसके अंदर। चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रिंग रहने दो, हमारा नाम कितना बड़ा रहने दो, तो इजीली सर्च हो पाता है, क्योंकि वो मेमोरी पूरी यूज करते हैं इंटरनेट की, ना कि हमारे लोकल सिस्टम की। जी, धन्यवाद।
मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर एक्सेल फाइलें जो है, एक्सेल की लिमिट होती है, और एक्सेल लिमिट जो है वो 10,46,000 के करीब में वो बंद हो जाता है। आपने एक्सेल में इतनी रोज में कभी काम नहीं किया होगा, तो उसके बाद हम एक्सेल में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो मुश्किल ये हो जाती है। हमारे पास ऐसी 5 बहुत बिग फाइलें थी और सौरभ जी को हमने दी थी और उनको कहा था कि कृपया इसे जोड़ दीजिए। अब ये बड़ा मुश्किल टास्क था, बट उन्होंने फिर भी उसको पूरा करके दिखाए, और .csv फाइल में अन्य भी इसका इन्होंने इसमें किया। बट ये तब पता चलता है जब आप काम करते जाते हैं। अभी जब इस तरह का, यानी जिसको हम कह रहे हैं कि एआई डेटाबेस बनाना वगैरह, तो हमारा इसका नेक्स्ट ये क्या है, क्योंकि हमको क्यों करना है, इसका फ्यूचर क्या है, उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है समझ लेते हैं। जैसे अभी सौरभ जी ने बता दिया यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर उन्होंने ये इस तरह का कार्य किया है, अभी भी बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। करोड़ों पेजेस जब डिजिटल डंपिंग ग्राउंड ऐसा शब्द प्रयोग हम करते हैं, अगर वो नहीं होना है तो हमको ये OCR और सभी एआई टेक्नोलॉजीज का यूज करना होगा, नॉट ओनली फॉर टू सर्च बट फॉर टू डिजिटल रिस्टोरेशन आल्सो, फॉर द आर्टिफैक्ट्स एंड फॉर द आर्काइवल मटेरियल्स टू। तो इसी के द्वारा हम आगे चल के एजुकेशनल मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं। विश्व में सबसे बड़ी इस क्षेत्र में कार्य करने वाली जो संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स, तो जिसके कुछ ही गिने चुने सदस्य हमारे देश में से है, उसका एक सदस्य होने का हमें भी खुशी है। और ICA इन दिनों में जो कार्य कर रही है, अभी हमारी जो बैठकें होती है, तो सेंट्रल यूरोपियन टाइम के हिसाब से हमारी बैठकें चलती है शाम को 7 से 8 बजे वगैरह, यानी भारत की बात करें तो बैठकों में आजकल सभी जो चर्चाएं होती है ये पोस्ट डिजिटाइजेशन के वर्क के बाद की होती है, क्योंकि अभी वहां पर डिजिटाइजेशन का काम जो है काफी बड़ी मात्रा में हो गया है। हमारे यहाँ हम अगर अभी भी डिजिटाइजेशन अगर हम बात करें, पूरा जितना आर्काइवल हेरिटेज हमारे देश में उपलब्ध है, तो 100 में से 5% का डिजिटाइजेशन अभी तक हुआ है, ऐसा आप ये पक्का समझ लीजिए। आप ही अपने आसपास के लाइब्रेरीज, आर्काइव्स, म्यूजियम्स या ऐसी कोई भी बड़ी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस आर्काइव्स, इंडस्ट्रीज, उसमें जाइएगा, पूछिएगा कि आपके पास जो भी सभी पुराने रिकॉर्ड्स है उसमें से कितना डिजिटाइज हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा। इसका परसेंटेज आप एक 10 संस्थाओं का ही लेकर के आप ही निकाल लीजिएगा, बट ऐसी संस्थाएं लीजिए जो कम से कम 50 साल पुरानी है, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना डिजिटाइजेशन हो चुका है, नहीं हो चुका है। ऐसे इन्हीं विषयों को लेकर के हेरिटेज फाउंडेशन अलग अलग इस तरह के कोर्सेज भी कराता है, म्यूजियम्स एंड आर्काइव स्टडीज वगैरह, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट कोर्सेज होते हैं, और इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप किस समय से किस समय तक कर रहे हैं वगैरह। आप घर बैठे भी शाम को अगर 1 घंटा आपके पास अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। फ्रीलांस में है, यानी आपको जब समय मिले तब आप उसको, कभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको भेज दी जाती है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग सुनना कंपलसरी है, उसमें से सेशन के नोट्स लेना कंपलसरी है, उसमें कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं, उसको कंप्लीट करना ये कंपलसरी है, क्योंकि ये करने के बाद ही पता चलेगा कि आप सच में अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपके मन में कुछ प्रश्न है तो उसका फिर जो है बाद में एक लाइव सेशन होता है, जैसे अभी हमारा चल रहा है गूगल मीट लाइव, तो इस तरह से सेशन होकर के हम उसमें उसके जवाब दे सकते हैं। इसका फीस भी नीचे दिया हुआ है, 1000 रुपए फीस है 2 क्रेडिट के लिए, बट इट्स नॉट कंपलसरी। ये फीस देना भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम्स है तो कृपया उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप भेज दें और ये कोर्स को निःशुल्क रूप से करें। बट ये याद रखिएगा, ये हमारा एक मिशन है भारत सरकार के द्वारा, जिसे नाम दिया है ज्ञान भारतम मिशन टू सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम करेंगे, ऐसा बताया गया है। बट मैं संख्या के ऊपर नहीं जाता हूं, मैं खुद पहले आपको ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना पर्सनल कलेक्शन जो है, पर्सनल की मैं बात कर रहा हूं, आपका व्यक्तिगत, आप पहली कक्षा में थे, 5वीं कक्षा में थे, 10वीं में, 12वीं में, क्या सारे मार्कशीट को आपने स्कैन करके रखा है? जैसे हम लोग आजकल आधार कार्ड, अपना जो पैन कार्ड, अपना बैंक पासबुक, इसका फर्स्ट पेज वगैरह जो होता है उसको, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज, या अपना पासपोर्ट, इनको सबको हम डिजिटल रूप में रखते हैं, या डिजी लॉकर ऐसा हम शब्द प्रयोग करते हैं। बट क्या आपके बाकी भी ऐसे रिकॉर्ड्स है?
कि आपकी बचपन से लेकर के आज तक की फोटो जो है उसको आपने इस तरह से स्कैन करके रखा हुआ है। स्कैन और डिजिटाइज, इन शब्दों को समझना, तो करके रखा है। अगर नहीं किया है तो कब करेंगे? जरूरी नहीं है कि स्यूजर जैसा मशीन ही खरीदा जाए। आपके हाथ में जो मोबाइल है उस एक अच्छे मोबाइल को लेकर के भी आप इस तरह से डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए मात्र 1200 रुपए का एक स्टैंड मिलता है जिसको कनेक्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। उसके भी कुछ फोटोग्राफ्स, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। याद रखिएगा, पर्सनल कलेक्शन, पर्सनल आर्काइव से लेकर फैमिली आर्काइव, आपकी यादें, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उनकी जो भी फोटोज अवेलेबल होंगी, क्या उसको डिजिटाइज किया गया है? क्या आपने उसको संभाला हुआ है? अगर नहीं तो फिर कब करेंगे? क्योंकि ये हमारी यादें जो है, ये आने वाली जनरेशन, आपकी अगली जनरेशन जब पूछेगी कि मेरे दादाजी का कोई फोटो है क्या, मेरे परदादा जी का कुछ है क्या, कुछ जानकारी तो अवेलेबल है क्या, मान के चलते हैं कि चलिए कोई कोई साधन अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह से कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज की। बट कुछ यादें जो आपके पास है, क्या उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कभी किया है? चलो मोबाइल लेकर के अपने बच्चे को बता दे कि एक हाथ में लेकर के 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना आपको हो सकता है एक वीडियो रिकॉर्ड कर ले। जो याद आपको आता है आप बता दे अपने माता पिता के बारे में, अपने दादा दादी के बारे में, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन उसको सुन करके कम से कम ये तो जानकारी रख सके कि हाँ, हमारे फैमिली हिस्ट्री में ये हुआ था। बट संभवतः आप प्रयास कीजिए दोनों तरफ से, यानी जब हम पिता की बात करते हैं, पिता के पिता की बात करते हैं, उनके पिता की बात करते हैं, माता को नहीं भूलना है, माँ उनके माता पिता, फिर माता जी के माता जी, उनके माता जी, इस तरह से, यानी दोनों तरफ से ये रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हम फैमिली हिस्ट्री से भी अपना जो है एक छोटा आर्काइव्स बना सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू के लोग, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में मैं रहता हूँ, या जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट, मैं अगर कॉलेज में काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो क्या हमारे डिपार्टमेंट का इस तरह से हम कुछ आर्काइव कर सकते हैं, हमारी संस्था का आर्काइव बना सकते हैं। उसमें भी किसी तरह की मदद अगर आपको चाहिए तो हम ये मदद करने के लिए तैयार है। हाँ, अपने आसपास में ऐसे लोगों के पास जो पुराने दस्तावेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, फोटोग्राफ्स जो भी अवेलेबल है, उसको हम प्रॉपर रूप से अगर डिजिटाइज करेंगे तो हो सकता है कि ये आगे चल करके एक ज्ञान गंगा, एक गंगा बन जाएगी, जानकारी का एक महासागर बन जाएगा। सो लेट अस कम टुगेदर फॉर टू प्रिजर्व दिस आवर टाइमलेस विजडम। और इसमें अगर किसी भी तरह का आपको हमारा सहयोग चाहिए तो हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी हम अपने प्रेजेंटेशन में जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब देंगे। आप भी बीच में कुछ सवाल हो तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उसके जवाब आपको दे सकूं। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था कि ये मशीन में अगर इमेज लाइन में फिंगर अगर आ जाता है, डिजिटाइजेशन करते समय अगर फिंगर आ जाता है तो क्या करें? सबसे पहला तो है कि मशीन के साथ में एक छोटा सा येलो कलर का एक ये दिया जाता है, स्ट्रिप दिया जाता है, उसको आप पकड़ सकते हैं। अदरवाइज ग्लास रख सकते हैं, तो उंगली रखने की जरूरत नहीं है, ग्लास रख सकते हैं। एक छोटा सा ग्लास मिलता है, फोटोग्राफर के पास जाकर के, उनके पास रहते हैं, फ्रेम जो करते हैं उनके पास रहते हैं वो ग्लास। आप अपनी बुक के साइज देख करके वो लेके आना है, रख के देखना है, थोड़ा सा थिकनेस मोटा होना चाहिए प्रॉपर रूप से, और क्लिक करके देखिएगा कि इमेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो ग्लास को थोड़ा चेंज करके देखिए, उसको कहिए कि जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। हम जो डिजिटाइज करते हैं ऊपर लाइट होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस तरह का ग्लास होना चाहिए। तो उनको बोलने से वो प्रॉपर ऐसे दे देते हैं। तो आप उसको ग्लास रख के करेंगे तो उंगलियां आने का कोई कारण नहीं है। या तो येलो वाला जो होता है उसको कर सकते हैं, बट सचिन जी ने जैसा दिखाया था क्रॉप, वो जब आप वो मार्क करते हैं तो मार्क प्रॉपर इस तरह से ही कीजिएगा कि जिसमें वो मार्क, वो थंब या वो येलो मार्क नहीं आएगा। अगर आ भी गया बाद में फिर उसको क्रॉप कर सकते हैं, बट इमेज क्रॉपिंग आफ्टरवर्ड्स करना ये थोड़ा लंबा और मुश्किल विषय है। उसको बाकी कुछ अन्य साधनों की मदद से उसको रिमूव भी किया जा सकता है। बट जितना ज्यादा टेक्निकल में हम जाएंगे उतना ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। एक सिंपल वे से जैसे मैंने बताया है कि आप उसको इसी रूप से कीजिएगा कि ग्लास रखते हुए कीजिए, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट क्वालिटी अच्छा आएगा। इस तरह से, यानी एक यूजर के मशीन के ऊपर आप 2000 से लेकर 10,000 पेजेस भी कर सकते हैं। बट आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, जिसमें वर्ड्स इस तरह से, पेजेस इस तरह से ऐसे हो, ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल वो फ्लैट हो तब जाकर के उसका टेक्स्ट ओसीआर करने में, जैसे सौरभ जी ने बताया, वो प्रॉपर हो सकता है, अन्यथा मुश्किलें बढ़ सकती है। सो
आप अगर कभी इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप बताइएगा, आपके समय के अनुसार आप जो है हमारे यहाँ पूना ऑफिस में या हमारा आलंदी में जो काम चल रहा है, या जो लोग दिल्ली में रहते हैं दिल्ली में जो हमारा काम चल रहा है भारतीय विद्या भवन में, वहां जाकर के, या हमारा जो इंटैक ऑफिस है, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो भारत का सबसे बड़ा एक संस्थान है इस विषय में जो कार्य कर रहा है, लगभग 250 जिलों में जिसका नेटवर्क है, तो उनके मुख्यालय में दिल्ली में भी हमारा कार्य चल रहा है। तो ऐसे कुछ जगह पर जो है अपने वर्क अभी शुरू है, तो आप अगर चाहें तो वहां जाकर के भी इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ यहाँ अगर प्रश्न है, हाउ टू ज्वाइन दिस मिशन विथ यू। श्वेता जी, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से आप ज्वाइन होना चाहते हैं, कृपया आप जो है, मैं यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ, अगर किसी को कुछ ज्वाइन करना है, किसी इसमें ये करना है, ये मैंने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हैं। आप किस शहर से है वो नाम और ये भेजिएगा, तो ज्ञान भारतम मिशन के इसमें कैसे आप जुड़ सकते हैं वो हम बता देंगे। अगर आपका व्यक्तिगत संग्रह आपके घर में है, उसको आप अगर डिजिटाइज करना चाहते हैं, कोई संस्थान है आपका आसपास में जो अगर डिजिटाइज करना चाहते हैं, या कोई भी बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनीवेयर अगर डिजिटाइजेशन कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी कुछ यहाँ अप्रिशिएशन भी नोट लिखे हैं, उस कमेंट्स लिखे हैं, उसके लिए धन्यवाद। क्या पैरामीटर्स है क्वालिटी चेक करने के? सबसे पहला, जैसे बहुत सहजता से सचिन जी ने दिखाया, जब आप डिजिटाइज करते हो तो पहला पेज ही होने के बाद उसको आप जूम करके देखिएगा, पिक्सल नहीं फटने चाहिएगा। इमेज जो होता है, यानी जब हम डीपीआई में अगर टेक्निकल रूप में बात करेंगे तो डीपीआई में मिनिमम 600 डीपीआई में डिजिटाइजेशन कीजिए। वहां होता है, ऑप्शन दिए होते हैं 300, 450, 600, 1200 डीपीआई तक आप कर सकते हैं। तो आप मिनिमम 600 डीपीआई में करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो है एक इमेज जो है एटलीस्ट 1 MB का होना चाहिए, थोड़ा कम रहेगा। पामलीफ मैन्युस्क्रिप्ट अगर करते समय वो छोटा है, कभी 500 KB भी रह सकता है, बट उसको जूम करके देखिएगा, वो पिक्चर क्वालिटी और जो वर्ड्स है वो क्लियर दिखने चाहिए। जब आप उसको, आप अगर A4 साइज का किताब को अगर डिजिटाइज कर रहे हैं, अगर आप उसको बाद में A3 लार्ज इसके ऊपर अगर प्रिंट निकालेंगे, तब भी अगर उसका वर्ड्स वगैरह सब एकदम क्लियर है, रीडेबल है, तब आप समझ के चलिए कि आप अच्छे से चल रहे हैं। अब बुक आई 5 मशीन पर स्कैन हो रहा है मैन्युस्क्रिप्ट, तो क्या इस मशीन में ऑप्शन है कि फिंगर ऑटोमेटिक डिलीट कर दे? हाँ, ऐसी कुछ मशीन है, बुक आई 4, बुक आई 5 और आगे के कुछ ऐसे, कि जिसमें इस तरह के ऑप्शंस है। और अगर नहीं तो कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम उसको कर सकते हैं। हैदराबाद में भी हाँ जुड़ सकते हैं। हैदराबाद में अभी ये हमारा मराठी साहित्य परिषद लाइब्रेरी जो है, अभी रिसेंटली वहाँ हमारा डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है, बट हैदराबाद में अभी हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज है, वहां पर इस तरह का कार्य चल रहा है, वहां जाकर के आप जोड़ सकते हैं। डॉक्टर GP प्रसाद वहां भी इंचार्ज डायरेक्टर है। एक वर्कशॉप करें, प्रैक्टिकल हो सके तो। हाँ संध्या जी कर सकते हैं, बट वर्कशॉप के लिए जो है कृपया आप अपने इंस्टीट्यूशन में इनवाइट करना पड़ेगा, वहां आकर के हम वर्कशॉप ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन में जितना संभव है अभी बताया, हम इसका रिकॉर्डिंग और भेजेंगे और डिटेल रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, बट प्रैक्टिकल रूप से अगर वर्कशॉप करना चाहें तो वहां पर बुला सकते हैं। 1 डे वर्कशॉप भी हम कर सकते हैं, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी कर सकते हैं। सो ज्ञान भारतम का मैक्सिमम 400 DPI ही दिया है सर। हाँ आपकी बात सही है सर, आप खुद भी इस कार्य के साथ जुड़े हैं, बट मैं आपसे विनती करता हूं कि 400 DPI जब होता है, जैसे अभी ये बता रहे थे सौरभ जी जो बता रहे थे, पामलीफ में अगर आप 400 DPI में करते हैं, अगर आप पामलीफ जो पुराने हमारे ये है, पामलीफ के ऊपर अगर आप वो ऑयलिंग अप्लाई करके चारकोल पाउडर अप्लाई किए बगैर अगर आप 400 DPI करेंगे तो आपको वर्ड दिखेंगे ही नहीं। हमारा उसके प्रति अनुभव जो है वो बहुत बुरा रहा है। जब हमने मैंगलोर में, उडुपी में, केरला में जब हमने काम किया था, तो सबसे पहले आप उसको फिर वो सब प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हो सकेगा। अदरवाइज 600 DPI में अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे मैंने कहा है, संख्या को बढ़ाने के बजाय क्वालिटी को हम थोड़ा ज्यादा महत्व देंगे। ज्ञान भारतम में सभी जगह पर डिजिटाइजेशन कैसे किया जाएगा? शिरीष जी, हो तो रहा है, अगर उसके भी पैरामीटर्स तय किए गए हैं। कोई संस्था बहुत पुरानी है, उनके पास का कलेक्शन बहुत यूनिक है, तो पहले प्रायोरिटी उनको दी जा सकती है। आपका कहना सही है, एक साथ में सभी जगह पर नहीं हो सकता है, क्योंकि उतनी
मात्रा में, उतनी संख्या में मशीन्स नहीं है, बट जैसे हमने कहा हमारे पास जो अवेलेबल है, अभी हमारे पास 85 स्कैनर्स अवेलेबल है, तो हम कहीं भी भारत में भेज सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आप भी हमें कभी भी बता सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, सिर्फ एक लेटर लिखना होता है। वहां आके हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे देते हैं, मशीन भी दे देते हैं, सिखा देते हैं, आप ही करना है। अब पोस्ट डिजिटाइजेशन के लिए जो मदद करनी है वो भी हम कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा है उसके लिए किसी तरह का कोई 1 रुपए चार्ज नहीं है। कर्नाटक में भी कई जगह पर काम चल रहा है, बेंगलोर से लेकर के हमारा मैसूर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां पर भी चल रहा है, कई जगह है कर्नाटक में। श्वेता जी, आप अगर एग्जैक्टली नाम भेजेंगे किस शहर में आप है, तो आसपास में कहाँ पर ये हो सकता है हम बता देंगे। इज देयर अ पेड कोर्स दैट वी कैन एनरोल? हाँ राधिका जी, यस, देयर आर सच कोर्सेस आर देयर। one credit, 2 credit courses are there, short term courses are also there. You can just see on website of Heritage Foundation, उसमें आप सर्च करके www.heritagefoundation.in उसके एकेडमिक्स कोर्सेस में जाकर के आप देख सकते हैं। हाउ कैन वी ज्वाइन द कोर्स ऑफ 2 क्रेडिट? वहां जाकर के आप देख लीजिएगा, या मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें आप भेजिएगा मैसेज, उसमें हम बता सकेंगे। एनी कोर्सेस इन ऑफलाइन मोड? हाँ, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल कर सकते हैं, बट उसके लिए जैसे मैंने कहा आप जहाँ रहते हैं वहां करना है तो वहाँ के इंस्टीट्यूशन के द्वारा लेटर आना चाहिए, या तो यहाँ आकर करना है तो इसकी जानकारी भी हम आपको दे सकते हैं। सो डिजिटाइजेशन पर आप डिटेल में स्टेप टू स्टेप जानकारी दे। बिंदु जी, मैं एक वीडियो फिर साझा करता हूँ, उसको भी आप देखिएगा, अभी सचिन जी ने बताया भी है, इसका भी रिकॉर्डिंग भेजेंगे और एक वीडियो का भी रिकॉर्डिंग हम लिंक आपको देंगे, उसको आप देखिएगा, वो पूरा डिटेल में और ज्यादा डिटेल में उसमें आप देख सकेंगे। मैं ज्ञान भारतम में टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, मुझे एक प्रॉपर पॉइंट्स मिल सकता है कि मैं जब मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यू करते हैं तो क्या पैरामीटर्स चेक करने पिक्सेलाइजेशन के अलावा मुझे बहुत हेल्प हो जाता। सर कोई बात नहीं, मैंने नंबर भेजा है, आप कृपया मैसेज कीजिएगा, और भी जो भी डिटेल आपको चाहिए वो जानकारी हम जरूर देंगे। एनी बेसिक स्कैनिंग कोर्स की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, प्रैक्टिकल वर्क जब आप कर ही रहे हैं तब आप उसको ज्यादा समझ जाएंगे। ठीक है, अभी पनसरा में इसे करना चाहूंगी। बिंदु जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सो आप अपनी लाइब्रेरी जो है पनरसा की, अभी पनरसा अपने कॉलेज में ही एक कोर्स अभी तो हमने ले लिया, अभी वहाँ आए थे 7 दिन के लिए, वहीं थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ भी हम इस तरह का करेंगे। अभी सितंबर में जो प्रिंसिपल उर्सेम लता दीदी ने जो बताया है उस तरह से हम कर सकते हैं। अस्मिता मुखर्जी जी, कोलकाता में भी काफी जगह पर कार्य चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको जगहों के नाम बता दूंगा कि कहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं। कुछ अन्य लाइब्रेरी, जय कृष्ण मुखर्जी लाइब्रेरी वगैरह, वहां भी शुरू करना है, तो उसकी भी ये प्रोसेस चल रही है। छत्तीसगढ़ में अभी रायपुर में काम शुरू हो गया है ऐसा मैंने सुना है शिवम जी, बट मैं अधिकृत रूप से और जानकारी लेके आपको बता देता हूँ। मैं अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट को रिव्यू कर रहा हूँ खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में, क्या यहाँ पे लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं एक बार विजिट भी कर चुका हूँ, पिछले कुछ महीने पहले मैं वहाँ आया था, और खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में जो कलेक्शन है अद्भुत कलेक्शन है, और उसका भी उन्होंने बताया, मैडम जो थे उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह सब दिखाए, कैसे चल रहा है कार्य उसके बारे में बताया। पर टेक्निकल रूप से अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप बताइएगा, वैसे हम कर सकते हैं। अंबुकापुर में लैब बनाने में क्या खर्च आएगा? डिजिटाइजेशन का लैब बनाने के लिए आप किस लेवल तक काम करना चाहते हैं उसके ऊपर उसका खर्च डिपेंड होता है, बट मशीन्स की संख्या मैंने जैसे कहा, एक मशीन का कीमत 64,000 है। लैपटॉप आप उसमें अगर लैपटॉप्स या पीसी वगैरह आप क्या लेना चाहेंगे, और आगे के प्रोसेस के लिए जो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स लगते हैं वो आप परचेस अगर करना चाहेंगे, तो ये मान के चलिएगा कि एक 5 यूनिट का एक अच्छा लेबोरेटरी अगर बनना है तो 10 लाख रुपए का आप एक अंदाज मान के चलिएगा, 5 यूनिट के लिए 10 लाख रुपए, ऐसा एक अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये हमारा अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कम टू पटना, यस डेफिनेटली वी विल, जरूर आएंगे, आपका बहुत धन्यवाद। और भी अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने प्रोवाइड किया है 9405048556। ये हम सबकी धरोहर है, हम सबके लिए है, इसलिए कृपया आप अपने व्यक्तिगत है ना, आपका पर्सनल कलेक्शन से लेकर आपके खुद के दस्तावेज से लेकर आपके फैमिली से रिलेटेड उनकी सारी यादें, 3 बातें याद रखिएगा। कागजात जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, माता पिता अपने खुद के प्रति, पति पत्नी, आपके बच्चे या आसपास के लोग जिनको भी आप चाहते हैं, ये सभी, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज। दूसरी बात,
फोटोग्राफ, जो भी फोटोग्राफ मिलेंगे उसको स्कैन करके रखेंगे। तीसरा, जो भी आपको वॉइस रिकॉर्ड या वीडियो रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं उसको रखिएगा। अपने पिताजी की अगर कोई इंटरव्यू ले सकते हैं, आज मेरे पिताजी नहीं है, अगर मैं उनसे कुछ जानकारी चाहता कुछ विषयों की जिसका नॉलेज उनको बहुत ज्यादा था, या मेरे पिताजी के गुरुजी जिनको चित्रकला का, आर्ट का बहुत नॉलेज था, वो पेन लेकर के दीवार के ऊपर भी कभी कभी ऐसे पिक्चर निकाल लेते थे, उनको कभी इरेजर की वगैरह जरूरत नहीं पड़ी। बट मैं उनका कभी रिकॉर्डिंग नहीं कर सका क्योंकि उस समय मुझे इस विषय का ज्ञान भी नहीं था। तो ऐसे आप अपने आसपास के ऐसे लोग जिनके पास इस विषयों का नॉलेज है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऐसा हम कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, काम में जो है मास्टर होना चाहिए, अपनी या अपने फैमिली से रिलेटेड या अपने समाज से रिलेटेड जो जो आप चाहते हैं उसका आप डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा। गांव का कोई कुम्हार हो सकता है, बहुत अच्छे पॉटरीज बना रहा है, कोई चंबार हो सकता है, बहुत अच्छा चप्पल जूता बना रहा है, उनका भी आप ये कर सकते हैं। सो व्हाट एवर बी द बेस्ट थिंग्स वी नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड इट। हर पद्धति से, हर इससे आज हमारे हाथ में ये जो सिंपल एक मोबाइल जो दिख रहा है, ये ट्राइपॉड जैसे हम लगाते हैं उसके ऊपर रख करके भी, या उसका जैसे मैंने कहा 1200 रुपए का स्टैंड मिलता है उसके ऊपर रख के भी आप डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा इतना सा 150 रुपए में एक डिवाइस मिलता है जो ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट होता है, उसके द्वारा भी हम इसको रख करके डिजिटाइज कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी सच थिंग्स आर देयर। सीखना चाहेंगे, इफ देयर इज विश देयर इज अ वे, सो हम कर सकते हैं। तो आओ हम सब मिल करके जो है हमारी धरोहर को संभालने का प्रयास करेंगे। हम भी एक विद्यार्थी के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत हो सकता है हमसे भी, तो कृपया आप उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और जहां भी ऐसी जरूरत पड़े आप हेरिटेज फाउंडेशन को याद करें, हम जरूर मिलकर के सभी लोग ये प्रयास करेंगे। सो संतोष जी ने पूछा है, आफ्टर बाइंग द इक्विपमेंट कैन वी प्रोसीड एज अ बिजनेस स्टार्टअप और जस्ट एनजीओ? ये तो डिपेंड करता है आपको काम देने वाला कौन है और आप उसको सेवा कैसे दे रहे हैं, क्योंकि एक एनजीओ के रूप में भी आप काम कर सकते हैं अगर डोनर्स आपको मिलते हैं, और अगर कोई संस्था सामने वाली पैसे देना चाहती है तब भी आप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डिजिटाइजेशन अगर करना है, सिर्फ डिजिटाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम कॉस्ट 1 रुपीज पर पेज आता है। और अगर आप इसको अन्य भी सेवाएं देना चाहते हैं तो डिपेंडिंग ऑन, मैं ये सिर्फ पेपर मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप पामलिप मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करना चाहते हैं तो जैसे कहा, अगर वो फेंट है, वर्ड्स फेंट है, तो उसके ऊपर पहले ये ऑयलिंग अप्लाई करके, फिर उसके ऊपर चारकोल पाउडर अप्लाई करके, फिर उसके बाद उसको डिजिटाइजेशन करना, उसका कॉस्ट 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक बढ़ भी सकता है। और पोस्ट डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए भी इसी तरह से कॉस्ट बढ़ सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज विच यू वांट टू प्रोवाइड, आप क्या सेवाएं देना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, और आपसे सेवाएं लेना कौन चाहता है, गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ऐसी वो भी एनजीओ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस भी कर सकते हैं, कई लोग बिजनेस भी कर ही रहे हैं ऑलरेडी। सो अभी ज्ञान भारतम मिशन जो चल रहा है, तो ज्ञान भारतम मिशन में एक कंपनी को ही ये टेंडर दिया गया है। सो बहुत बड़ा वर्क है, 493 करोड़ रुपए का काम है ज्ञान भारतम मिशन, जो अभी जिसके लिए 5 साल का उनको टेन्योर दिया गया है। सो इसके पहले भी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, वो भी 300 करोड़ रुपए का ये था, जिसमें भी इस तरह का कार्य किया गया। सो बिजनेस भी है, बट मैंने जैसे कहा है उसके परे जाकर के हम अपनी धरोहर को खुद ही सब मिल करके संभालेंगे। सब मिल करके, ये बात मैं कह रहा हूँ भाई, बिकॉज सभी रूप से सभी तरह की टेक्नोलॉजीज का ज्ञान मुझे ही हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। सो टेक्नो से भी अपने आसपास के जो भी लोग है, युवा है, उनकी भी हम मदद जरूर लेंगे। सो उसके लिए बस हाँ, CPSL कंपनी को ये टेंडर दिया गया है, सही बात है। सो हम लोग अपना ईगो को थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा और उनको साथ में लेकर के काम करना पड़ेगा। अन्य डिटेल जो भी आप चाहते हैं, कृपया आप फोन करके, मैसेज करके आप हमें पूछें, तब हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। हमने 1 घंटे का समय आप सबका एक लिया था, मांगा था। सो 11 बजे हमने शुरू किया था। सो समय समाप्त होने की वजह से मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। जो भी सवाल होंगे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम निरंतर जो है इसमें काम करते रहेंगे। फिर से एक बार सभी का विनम्रतापूर्वक धन्यवाद, और आप सभी का दिन जो है मंगलमय हो।